प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मेरा नाम प्रीतम सिंह शेखावत है। आप इस कक्षा को यूट्यूब चैनल हिंदी विद प्रीतम सिंह शेखावत पर देख रहे हैं। आरपीएससी द्वारा आयोजित वरिष्ठ अध्यापक स्कूल व्याख्याता रीट और चयन का आधार होने वाली आगामी परीक्षा हिंदी के लिए हम व्याकरण पढ़ रहे हैं। आज हम जिस बिंदु की बात कर रहे हैं वो बिंदु काल है। और देखिए इसका तात्पर्य क्या है, प्रयोग क्या है, पहचान क्या है, इसको हम देखते हैं। काल का अर्थ है समय। क्रिया के जिस रूप से उसके होने का समय ज्ञात हो, हमको ये पता चले कि क्रिया कब घटित हो रही है। क्रिया के जिस रूप से उसके होने का समय मालूम हो, यानी हमें पता चले कि क्रिया किस समय घटित हो रही है, उसे काल कहते हैं। काल के इस रूप से क्रिया की पूर्णता या अपूर्णता के साथ संपन्न होने के समय का भी बोध होता है। क्रिया कब संपन्न हुई है इसका बोध होना काल कहलाता है। काल तीन प्रकार के हैं। भूतकाल यानी क्रिया घटित हो चुकी है, वर्तमान काल क्रिया वर्तमान में चल रही है, और भविष्यत काल क्रिया भविष्य में होगी। इनके उपभेदों पर भी प्रश्न आते हैं। देखिए पहला देखिए भूतकाल। इसका अर्थ है बीता हुआ समय। वाक्य में जिस क्रिया रूप से बीते हुए समय का होना पाया जाता है वह भूतकाल कहलाता है। यह क्रिया की समाप्ति बतलाने वाला व्यापार होता है, जिससे हमको पता चले क्रिया संपन्न हो चुकी है। उस काल को भूतकाल कहते हैं। और भूतकाल के भेद देखिए, इन पर भी प्रश्न आते हैं। सबसे पहला, सामान्य क्रिया सामान्यतया पहले पूर्ण हो चुकी है। अविनाश ने गाना गाया। अब देखिए सबसे पहले तो आपको ये पता करना है कि भूतकाल है। अविनाश ने गाना गाया, इस वाक्य से हमें पता चलता है कि वो गाना पहले गा चुका है, इसलिए भूतकाल है। गाड़ी जा चुकी थी, ये जो क्रिया है वो पहले संपन्न हो चुकी है, इसलिए भूतकाल है। सामान्य भूतकाल ये है। दूसरा देखिए संदिग्ध भूतकाल। अब संदिग्ध शब्द से ही आपको पता चलता है कि संदेह है। खाना नीता ने ही बनाया होगा, संदेह प्रकट हो रहा है। जब संदेह प्रकट हो रहा है इसे हम संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। और क्रिया भूतकाल में हुई है, बनाया होगा यानी वो तो बना चुकी है, इसको हम संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। अब देखिए हेतु हेतुमत भूत, इस पर बहुत प्रश्न पूछे गए भाई। हेतु हेतुमत भूत, इसकी खास बात है कि सशर्त होता है। कोई शर्त उसमें आवश्यक रूप से होती है, इसको नोट करिएगा। हेतु हेतुमत भूत में कोई शर्त या कोई कंडीशन आवश्यक रूप से होती है। जैसे तुमने पढ़ाई की होती तो उत्तीर्ण हो जाते यानी उत्तीर्ण तो हुए नहीं है, क्रिया तो पहले संपन्न हो चुकी है, पर एक शर्त साथ दी गई है, तुमने पढ़ाई की होती। जब यह शर्त साथ दी गई होती है इसे हम हेतु हेतुमत भूत कहते हैं। अगला देखिए आसन्न भूत। आसन्न का अर्थ होता है अभी अभी। इसको समझिए, अभी अभी या निकट समय में। ये निकट समय भविष्य का समय नहीं है, अभी अभी भविष्य का अभी अभी नहीं है, जो अभी अभी बीता है, तुरंत ही जो समाप्त हुआ है। नगर में साधु आए हैं, इससे ध्वनि आ रही है कि वो अभी अभी आए हैं, इसलिए आसन्न भूतकाल होगा। अविनाश ने गाना गाया है, इससे हमको पता चलता है कि अभी अभी गाना गाकर समाप्त किया है, इसको आसन्न भूत कहते हैं। अब देखिए
पूर्ण 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से लोहा लिया था। तो पूर्णभूत है राकेश पुस्तक पढ़ता था, अपूर्णभूत है। इस तरह भूतकाल के जो उदाहरण हैं उनको भी हमें देखना है। हेतु हेतुमत भूत आवश्यक रूप से देखिए, आसन्न आवश्यक रूप से देखिए, इन दोनों से प्राय आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला देखिए वर्तमान काल। एक इसको भी देखिए भाई, वर्तमान काल क्रिया का वह रूप जिससे कार्य का वर्तमान समय में होना पाया जाए। क्रिया अभी चल रही है, इसको हम वर्तमान काल कहते हैं। यह कार्य निरंतर हो रहा है कि जानकारी देता है। जैसे सामान्य वर्तमान काल देखिए, प्रशांत खेल रहा है, लता गाना गा रही है, सामान्य वर्तमान है। संभाव्य वर्तमान, जहां संभावना प्रकट की गई है, संभाव्य यानी संभावना, वाक्य से संभावना की ध्वनि आएगी। मोहन परीक्षा देता होगा, संभावना है। जब संभावना की ध्वनि आती है इसे हम संभाव्य वर्तमान कहते हैं। आज्ञार्थ वर्तमान, जहां आज्ञा दी गई है, जैसे तुम यह पाठ पढ़ो, आज्ञा दी गई है। अब मैं चलूं, आज्ञा ली गई है। जहां आज्ञा का भाव हो उस वर्तमान काल को आज्ञार्थ वर्तमान काल कहते हैं। संभाव्य वर्तमान को आप महत्वपूर्ण समझिए, प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि संभावना किसी किसी विद्यार्थी को लग सकता है, ध्यान से नहीं पढ़े तो कि भविष्य की बात है, देता होगा, ये वर्तमान है और संभाव्य है। अब देखिए तीसरा है भविष्य काल। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि कार्य आने वाले समय में संपन्न होगा उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे कृष्णा लेख लिखेगी, अंकित पुस्तक पढ़ेगा, लड़के खेलेंगे, औरतें गीत गाएंगी। ये लिखेंगी, पढ़ेगा, खेलेंगे, गाएंगी, ये सब भविष्य की बातें हैं, तो भविष्यत काल है। अब देखिए संभाव्य, संभावना प्रकट की गई। वे शायद आगरा जाएं, जाएं से आपको पता चलना चाहिए कि भविष्य की बात है। शायद तो संभावना है, तो भविष्य की बात है, इसलिए तो भविष्य काल है, और संभावना प्रकट की गई है, इसलिए संभाव्य भविष्य काल है। कदाचित आज सोमेंद्र आए, आए तो भविष्य की बात है, और कदाचित तो संभावना है, संभाव्य वर्तमान है। अब देखिए आज्ञार्थ, जहां आज्ञा दी गई हो आप वहां अवश्य जाइएगा। जाइएगा से तो भविष्य की ध्वनि आ रही है। और अवश्य आज्ञा का भाव है, इसलिए आज्ञार्थ भविष्य काल है। अब तुमको जाना ही होगा, स्पष्ट है वाक्य, आज्ञा प्रकट की गई है, जाना ही होगा, तो भविष्य की बात है, इसलिए आज्ञार्थ भविष्य काल है। समझे हैं आप? अगला देखिए वाच्य, और रीट परीक्षार्थी जो है विशेष रूप से वाच्य को देखें, क्योंकि वाच्य पहचानना रीट परीक्षा में आ सकता है। पाठ्यक्रम में लिखा भी है, परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। एक छोटी सी पेचीदगी है, उसे देखिएगा, बाकी वाक्य बिल्कुल सरल है। क्रिया का वह रूप वाच्य कहलाता है जिससे मालूम हो कि वाक्य में प्रधानता किसकी है, कर्ता की, कर्म की
या भाव की, इससे क्रिया का उद्देश्य ज्ञात होता है। इसको अत्यंत महत्वपूर्ण समझिए कि वाच्य कर्ता क्या है, क्रिया का उद्देश्य बताता है। क्रिया किस उद्देश्य से घटित हो रही है ये वाच्य हमको बताता है। जैसे अंग्रेजी में वाच्य को वॉइस कहते हैं और वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। कर्तृवाच्य, यहीं से हम बात शुरू करते हैं। कर्तृवाच्य वाक्य में क्रिया कर्ता के अनुसार होगी। बात है क्रिया की, वाच्य क्रिया के बारे में है। जो क्रिया का उद्देश्य हमको पता चले उसको वाच्य कहते हैं। तो कर्ता के अनुसार हो क्रिया तो इसको कर्तृवाच्य कहते हैं। कर्म के अनुसार हो उसे कर्मवाच्य कहते हैं और भाव के अनुसार हो उसे भाववाच्य कहते हैं। ठीक है, अब देखिए जब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का सीधा और प्रधान संबंध कर्ता से होता है, क्रिया का संबंध जब कर्ता से हो तो इसको कर्तृवाच्य कहते हैं। उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। इसमें क्रिया के लिंग वचन कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होते हैं। तो क्रिया का जो लिंग होगा, क्रिया का जो वचन होगा, कर्ता के अनुसार बदले, इसे हम कर्तृवाच्य कहते हैं। अर्थात क्रिया का प्रधान विषय कर्ता है, क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार होगा। क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार होगा। अब देखिए इन उदाहरणों को छोड़कर थोड़े नए उदाहरण देखिए। राम पुस्तक पढ़ता है। राम पुस्तक पढ़ता है कर्तृवाच्य है। क्यों कर्तृवाच्य है? कि राम के अनुसार क्रिया है पढ़ता है। अगर हमने लिखा होता सीता पुस्तक पढ़ती है, तो सीता के अनुसार क्रिया बदलती पड़ती है। सीता के अनुसार क्रिया बदलती पड़ती है। राम तो पढ़ता है, सीता तो पढ़ती है। जब ऐसा होता है तो हम वाक्य को कर्तृवाच्य कहते हैं। ये पहली और आवश्यक बात है। अब पाठ्य पुस्तक के उदाहरण देखिए और थोड़ा समझिए। मैं पुस्तक पढ़ता हूं और मैं पुस्तक पढ़ती हूं। कर्तृवाच्य है। इस तरह के जो हों उसमें आप लिंग बदल कर देखिए। अब मैं से आपको मालूम नहीं चला कि ये लड़का है कि लड़की है, तो स्त्रीलिंग भी बना कर देखिए। मैं पुस्तक पढ़ती हूँ, क्रिया बदली है, स्त्री प्रयुक्त करेगी तो पढ़ती हूँ, लड़का प्रयुक्त करेगा तो पढ़ता हूँ। जबकि कर्ता पुल्लिंग और स्त्रीलिंग हो तो बदलती है क्रिया, इसको हम कर्तृवाच्य कहते हैं। अब तीसरे तरह का वाक्य देखिए। विमला ने मेहंदी रचाई। विमला ने मेहंदी रचाई। अब देखिए विमल, विमला से हमने विमल बनाया है। विमल ने मेहंदी रचाई, कोई अंतर नहीं पड़ा। विमला ने मेहंदी लगाई या विमल ने मेहंदी लगाई, कोई अंतर नहीं पड़ा। तो क्या ये कर्तृवाच्य नहीं है? ये भी कर्तृवाच्य है। इसकी पहचान है ने। जब कर्ता के साथ परसर्ग लगा हो, ने लगा हो, तो इस बात को तय समझिए कि वाच्य कर्तृवाच्य होगा। इसको पहचान बनाइए, कर्तृवाच्य की पहचान बनाइए कि लिंग बदलता है, कभी कभी नहीं भी बदले
कभी कभी नहीं भी बदले, ऐसी स्थिति में आपको देख लेना हो कि ने उसके साथ जुड़ा हुआ है क्या। जब उसके साथ ने जुड़ा हुआ होगा उसे हम कर्तृवाच्य कहेंगे। ठीक है, अब देखिए दूसरा भी उदाहरण वैसा ही है। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की। जब भी ने लगा हुआ है इस वाच्य को हम कर्तृवाच्य कहेंगे। कर्ता के साथ परसर्ग का प्रयोग कर्तृवाच्य है। कुछ देखने की जरूरत नहीं है आपको, अगर उसने ने लगाया है, कर्ता के साथ परसर्ग का प्रयोग है, तो यह कर्तृवाच्य होगा। अब देखिए कर्मवाच्य। जब क्रिया का संबंध वाक्य में प्रयुक्त कर्म से होता है उसे कर्मवाच्य कहते हैं। कर्ता से हो तो कर्तृवाच्य और कर्म से हो तो हम उसे कर्मवाच्य कहते हैं। अतः क्रिया के लिंग वचन कर्ता के अनुसार न होकर कर्म के अनुसार होते हैं। कर्मवाच्य सदैव सकर्मक क्रिया का ही होता है। तो अंडरस्टूड बात है, निश्चित बात है कि सकर्मक होगी क्रिया तभी तो कर्म मौजूद होगा। तो सकर्मक क्रिया का ही कर्मवाच्य होता है। अकर्मक क्रियाएं तो कर्मवाच्य हो ही नहीं सकती, क्योंकि इसमें कर्म की प्रधानता होती है। अब देखिए दूध सीता के द्वारा पिया गया तो दूध कर्म है, ठीक है। और दूध सीता के द्वारा पिया गया तो कोई अंतर नहीं पड़ा, और दूध राम के द्वारा पिया गया तो कोई अंतर नहीं पड़ा। यानी कर्ता से तो कोई यहां अंतर पड़ता ही नहीं, कर्म प्रधान है। ठीक है, अब देखिए पत्र सीता के द्वारा लिखा गया, ये के द्वारा, इसको पहचान बनाइए, इसको कर्मवाच्य समझिए। दूध सीता के द्वारा पिया गया, पत्र सीता के द्वारा लिखा गया, मिठाई मनोज के द्वारा खाई गई और चाय राम के द्वारा पी गई। ये के द्वारा कर्मवाच्य की पहचान है। ठीक है, अब देखिए पत्र सीता के द्वारा लिखा गया, इसको समझिए। पत्र सीता के द्वारा लिखा गया तो क्रिया पत्र राम के द्वारा लिखा गया। तो सीता के द्वारा भी क्रिया है लिखा गया, राम के द्वारा भी लिखा गया, यानी कर्ता से अंतर नहीं पड़ता, अंतर पड़ रहा है कर्म से। वो कर्म से संबंधित है, ये कर्म से संबंधित है, कर्म के साथ क्रिया में विकार उत्पन्न होता है, इसलिए इसको कर्मवाच्य कहते हैं। और के द्वारा को पहचान बनाइए। देखिए जब हमने ने लगाया था तो वो कर्मवाच्य था, के द्वारा ने लगाया था तो कर्तृवाच्य था, जब हमने के द्वारा लगाया है तो वो कर्मवाच्य है। इन वाक्यों में पीना और लिखा क्रिया का एक वचन पुल्लिंग रूप दूध व पत्र अर्थात कर्म के अनुसार आया है। इसी प्रकार खा और पी एक वचन पुल्लिंग क्रिया मिठाई और चाय कर्म पर आधारित है, कर्ता पर निर्भर नहीं करता, कर्म पर निर्भर करता है, इसलिए उसको कर्मवाच्य कहते हैं। अब तीसरा देखिए भाववाच्य। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि क्रिया का प्रमुख विषय भाव है उसे भाववाच्य कहते हैं। जहां कर्ता या कर्म की नहीं क्रिया के अर्थ की प्रधानता होती है। क्रिया वाच्य होता क्या है, बताता क्या है वाच्य? क्रिया का उद्देश्य, इसको विशेष रूप से याद रखना, परीक्षा में आने जैसा प्रश्न है क्रिया का उद्देश्य। यहां कर्ता व कर्म की नहीं क्रिया के अर्थ की प्रधानता होती है, इसमें अकर्मक क्रिया ही प्रयुक्त होती है, ये भी पहचान बनाइए। स्टेटमेंट भी पूछा जा सकता है। तो क्रिया जबकि सदैव सकर्मक हो तो कर्मवाच्य में सदैव सकर्मक होती है भाई,
कर्म तो होना ही चाहिए। और अकर्मक, तो भाववाच्य में वो सदैव अकर्मक होती है। ठीक है, देखिए, लिंग वचन न कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होते हैं न कर्म के अनुसार प्रयुक्त होते हैं, न तो कर्ता के अनुसार होते हैं न कर्म के अनुसार होते हैं, बल्कि सदैव एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष में होते हैं। तीनों बातें महत्वपूर्ण है। और एक ये बात कि अकर्मक होती है क्रिया, कर्म सदैव एक वचन, कर्ता एक वचन होता है, पुल्लिंग होता है और अन्य पुरुष में होता है। तो देखिए, मुझसे सवेरे उठा नहीं जाता। अब देखिए, नकारात्मकता के भाव को मुख्य पहचान बनाइए। हालांकि ये सदैव नहीं होता, हालांकि ये सदैव नकारात्मक नहीं होता, पर इसको पहचान बनाइए। मुझसे सवेरे उठा नहीं जाता, सीता से मिठाई खाई नहीं जाती, और लड़के खो खो खेलकर थक गए हैं। ये तीनों उदाहरण भाववाच्य के हैं। आज इतनी बात करेंगे। आप सभी लोगों को बहुत धन्यवाद।